नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आजकल हम देख रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर के हाई कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है। आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे विक्रांत पांडे जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विक्रांत पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा ये सवाल होगा कि अभी जो है वर्तमान अध्यक्ष जो राधाकांत ओझा जी ने तमाम संशोधन पेश किए हैं, उस पर विक्रांत पांडे का क्या कहना है? देखिए, उसमें बहुत सारे संशोधन तो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ज्यादा। जैसे उन्होंने वोटरों के लिए 5 मुकदमा प्रतिवर्ष उन्होंने दाखिल करने की एक शर्त लगा रखी थी, कैंडिडेट्स के लिए भी लगा रखी थी। उनके जो संशोधन है वो तो बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना मानना ये है, जो मैंने पब्लिक का मर्म समझा उनसे बातचीत करके, और एक जो पब्लिक की ओपिनियन ये थी कि वो एक तरफा सारा काम करना चाहते हैं। उनका ये इच्छा थी कि मैंने चाहा तो मैं इसको इस संशोधन को लागू करवा दूं। नहीं सर, उन्होंने वोटिंग के लिए वोटिंग नहीं चाहते थे लोग चाहते थे इसमें संवाद, और संवाद संभव था जनरल हाउस में। आप उस संवाद से क्यों भाग रहे हैं? आपको वो संवाद के लिए लोगों को आमंत्रित करिए, लोगों को अपनी बात कहने का मौका दीजिए, उसके बाद आप वोटिंग कराते। आप क्या लोग वोटिंग से नहीं भागना चाह रहे थे। जो मैंने देखा है, मैं ना तो इसके पक्ष में था ना विपक्ष में था, लेकिन मैंने जो लोगों का अंदर का दर्द समझा, वो ये समझा कि आप बिना बातचीत किए, बिना एक प्रक्रिया, चूंकि हमारे यहाँ एक हमेशा से प्रक्रिया चली आ रही थी, भले ही वो लिखित हो या ना लिखित हो, लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया चली आ रही थी। वो ये चली आ रही थी कि जो भी बदलाव लिया जाता था उस पर एक जनरल हाउस बुलाया जाता था। जनरल हाउस में एक बाकायदा लोग अपने डिबेट होता था, लोग विचार व्यक्त करते थे। उसके बाद जब वो जनरल हाउस में सब लोग कह लेते थे अपनी बातें, तब वो प्रस्ताव लाया जाता था और उस प्रस्ताव पे वोटिंग होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे उन्होंने शर्तें लगा दी कि 25 एफआर होनी चाहिए, इतने मुकदमे। एफआर वाला तो उन्होंने वापस ले लिया, बाद में वापस ले लिया था। कहीं इनएक्टिव अधिवक्ताओं के लिए तो दिक्कत नहीं? देखिए, इससे उनको निश्चित रूप से उनको दिक्कत आनी थी, ये तो इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने इतना पर्याप्त समय दे रखा था कि वो उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना आती। इसलिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि भाई कोई भी यहाँ का एक अच्छा जो कोई चुनाव लड़ने वाला लड़का है या कोई अच्छा अधिवक्ता है, वो सारे लोग किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी अच्छे चलते प्रैक्टिशनर एडवोकेट के संपर्क में रहते हैं। तो वो ऐसे समय पर वो अपने अब से लेकर के, जब इन्होंने ये प्रस्ताव लाया था उस समय अगर वोटिंग हो गई थी, तब से लेकर के और दिसंबर तक में वो संख्या पूरी कर लेते, जो जरूरी संख्या थी। वो कोई बहुत बड़ा इश्यू उनके लिए नहीं था। अच्छा, आप राधाकांत जी के जितने भी संशोधन थे जी, कमेटी में रिटायर होने की बातें थी, या जो है क्या कहते हैं वोटिंग के राइट की बात थी, या चुनाव लड़ने का 3 बार से ज्यादा कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता था, आप उनके संशोधन से सहमत थे? मैं कहता रहा हूँ, बहुत ही प्रशंसनीय उनके वो थे संशोधन। मैं अगर मतलब मुझसे व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से प्रैक्टिशनर रहा हूँ और प्रैक्टिशनर की। हाँ, तो मतलब आप भी चाहेंगे कि वही लोग कार्यकारिणी में आए? जी। अच्छा सर, एक उन्होंने पीएफ अकाउंट के लिए जो है अभी 500 रुपये वादकारियों से जो 70 रुपये बाहर में जाएगा, और 430 रुपये अधिवक्ताओं के जेब में जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा। इसका लोगों ने बड़ा विरोध किया और कर भी रहे हैं, बहरहाल लागू हो गया है। इस पर विक्रांत पांडे जी का क्या राय है? देखिए, एक आम अधिवक्ता जो है वो अपने बचत के लिए तो कुछ नहीं कर पाता है, सच्चाई ये है। इसी प्रकार की योजना से वो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, अगर बचत कर पाएगा तो। और ये देखने में तो बहुत ही छोटी बात लग रही है, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो है अगर आप बार एसोसिएशन के सदस्यों पर टैक्स लगाइए, वादकारियों पर क्यों लगा रहे हैं, तो क्या ये? देखिए, वादकारी पे टैक्स कैसे लगा, आप ये मुझे बताइए। वो 500 पहले 70 दे रहा था। ठीक है, 70 दे रहा था, तो वो 430 रुपए जो वो एक्स्ट्रा दे रहा है, वो एक पार्ट हो गया ना उस अधिवक्ता को दी हुई फीस का ही। तो मान लीजिए, सपोज करिए अधिवक्ता 1.5 लाख रुपए लेता है, तो 500 रुपए उसमें से माइनस होगा एफिडेविट से। नहीं,
1.5 लाख ले रहा है तो वो 1,50,500 दे दे। जो 1.5 लाख दे सकता है वो 1,50,500 क्यों नहीं दे सकता है? जो यहाँ इस हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के पास कितना फीस आ रही है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस हाई कोर्ट में मिनिमम बहुत ही घिरे से घिरी हालत में किसी एक केस के लिए 20 से 25,000 के नीचे तो कभी कोई मुकदमा नहीं आता है। और जिस भी क्लाइंट की कैपेसिटी 20-25,000 रुपए खर्चा करने की है, वो निश्चित रूप से 500 रुपए खर्चा करने में उसको कहीं समस्या नहीं है। मतलब वादकारियों के ऊपर है, इसकी वजह से लोग वादकारियों के ऊपर देखिए, वादकारी के लिए मैं वही तो कर रहा हूँ, वो ये मान करके चले कि मैं अगर 20,000 रुपए देने जा रहा हूँ तो 20,500 दे दूंगा मैं वकील साहब को। कौन सी खास बात होगी? 19,500 नहीं। अब इसको ये भी मान लीजिए, चलिए अगर वकील साहब और क्लाइंट के बीच में इतने मधुर संबंध हैं कि वकील साहब को ये लगता है कि मैं इसको वो कर लूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा, तो आप उन्हीं की होनी तो अल्टीमेटली उन्हीं के। देखिए ऐसे आप विश्वास मानिए, हम वकीलों के ऊपर कहा जाता है शनि का साया रहता है। हम लोग के पास आया हुआ 1 लाख रुपया अगले 1 घंटे में, 2 लाख रुपया 2 घंटे के अंदर, इसी प्रकार की दर से हम लोग का खर्चा होता है। विक्रांत पांडे जी जो है ये 500 जो पीएफ अकाउंट के लिए एफिडेविट पर लगाया है राधाकांत ओझा जी वर्तमान अध्यक्ष ने, इसका आप सपोर्ट? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। बस बात कुल मिलाकर के मैं इस योजना का भी संशोधनों का भी मेरा ये मानना है कि ये जो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं बिना लोगों से संवाद किए, यही प्रॉब्लम। इन्होंने 4 लोगों को बुला करके उनसे संवाद किया, उनकी राय जानी और इन्होंने लागू कर दिया। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि बार और बेंच में सामंजस्य इस तरह का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी जो एक बेंच का जो है आप लोगों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है जी, ये कहाँ तक उचित है? क्या बेंच के ऊपर दबाव बनाने का ये तरीका नहीं है? बेंच पे दबाव नहीं। देखिए आप ये समझिए, मेरे गुरु पंडित वीसी मिश्रा आज स्वर्गीय लोक धाम वासी हो चुके हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि ये सब कहना गलत है कि बार और बेंच एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नहीं, बार हमेशा बड़ा भाई है और बेंच छोटा भाई, क्योंकि बार से ही बेंच में जाते हैं। बिना अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन हुए आप मुंसिफ भी नहीं बन सकते। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ दीजिए, उनको ये सम्मान देना चाहिए कि बार अगर कोई बात रिक्वेस्ट कर रही है, जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, मुझे वैसे बहुत ज्यादा इसमें जानकारी नहीं है, अवमानना नोटिस जारी हुई, उसके बाद आपात बैठक बुलाई गई कार्यकारिणी की, महासचिव महोदय वगैरह और अन्य पदाधिकारी महोदय वो गए, उन्होंने माननीय से अनुरोध किया, कहा कि आप इसको थोड़ा सा हम लोग को एक अपना दिल बड़ा कर लीजिए, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब 4 बर्तन रहते हैं तो आवाजें आती ही आती हैं। थोड़ा सा आप उच्चासीन व्यक्ति हैं, हम लोग निम्नासीन हैं। थोड़ा हम लोग के प्रति अगर आप अपने दिल को बड़ा करके हम लोग को सहृदय अपना गले लगाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके पैरों पे अपना सर रख देंगे। अच्छा सर, चुनाव के समय आप लोग खूब कहते हैं कि बार बेंच में सामंजस्य नहीं है, हम कायम करवाएंगे, बार बेंच में सामंजस्य नहीं कायम करवाएंगे। चलिए, अगर जनरल सेक्रेटरी विक्रांत पांडे बनते हैं तो आपका क्या कदम होगा इसके लिए? देखिए, यहाँ बहुत समस्याओं में, चूंकि मैं भी एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ और प्रतिदिन मैं एक समस्या जूझ रहा हूँ, एक समस्या से। हम लोग के मुकदमे की संख्या तो अगर आप बात करें तो इन अ डे हमारे मुकदमे लगते हैं करीब 40 से 50 मुकदमे, लेकिन सुबह के 9:45 बजे से लेकर के शाम के 4:15 बजे तक हाईकोर्ट में बैठने के बावजूद हमारा कुल उनमें से मुकदमा हो पाता है तो 2 या 3। मतलब एक निश्चित जो तरीका है वो अब खत्म हो चुका है हाईकोर्ट। पहले 2019 तक हम लोग की स्थिति ये रहा करती थी कि हम आज दाखिल करते थे, परसों हमारी पिटीशन आ जाती थी। हमको मालूम है, आज मान लीजिए सपोज करिए हमारी तबीयत खराब है तो हम उसको 1 हफ्ता रोक देते थे कि भाई परसों कल मत दाखिल करना, जिससे कि तब तक हम ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद दाखिल कर देंगे। आज हम दाखिल करते हैं, दाखिले के कब आएगी वो 1 महीना बाद हमें पता ही नहीं है। और यहाँ के माननीय लोग का आप देखिए एटीट्यूड, वो ये मान करके चलते हैं कि जिस समय उस व्यक्ति ने ये दाखिल किया था मुकदमा, उस दिन उसको ये मालूम होगा कि आज से 1 महीना बाद उसकी तबीयत कैसी होगी। अगर उसके नाम पर, उसकी तबीयत खराब होने के नाम पर आप कोई उसकी तरफ, उस वकील की तरफ से कोई मेंशन करता है तो हमारे माननीय लोग कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं मेंशन करेंगे। वो देर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। हाउ यू विल मैनेज दिस? ये देखिए, ये इसमें
हमारे तुलसीदास जी बहुत पहले ही बता के गए हैं कि तरीका क्या होता है। बिना न माने जगत ज्ञान। उसके अलावा साम दाम दंड भेद का फार्मूला भी तो उन्होंने ही दिया है। तो वकील जज के ऊपर दंड कैसे स्थापित हो? देखिए, आप एक बात जान लीजिए भाई, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं जिस व्यक्ति का शिष्य, आखिरी शिष्य, और 25 साल मैंने उस व्यक्ति से हाँ उनसे ट्रेनिंग ली, जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में, वकालत की राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, और उनका तरीका मैंने देखा है। वो देखिए, निडर होकर के जब आप अपनी बात करेंगे, जज की आंखों में आके, आप कब निडर होकर के आंखों में आके डाल करके बात कर सकते हैं? अच्छा, कुछ स्वार्थ भी होता है क्या? बस यही मैं कहना चाह रहा था आपको। जब आपके अंदर, आपके दिल में कोई स्वार्थ बैठ गया, तो आप आंखों में आंखें डाल करके निडर होकर के अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जिस समय आपने उस स्वार्थ को आप निकाल के फेंक दिया, आपको कमाई की इच्छा नहीं है, आपको जज बनने की इच्छा नहीं है, तो आपको फटाफट जो है लोग आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि आप निडरता से अपनी बात कहेंगे। दो सवाल मेरे वकीलों के ऊपर, एक्टिंग प्रैक्टिशनर और नॉन प्रैक्टिशनर। आखिर अधिवक्ता है तो ही मस्ट बी प्रैक्टिशनर। आखिर जो है ऐसा क्यों होता है कि देयर आर टू कैटेगरी, वन आर प्रैक्टिशनर एंड वन आर नॉन प्रैक्टिशनर, एंड दिस इज गोइंग टू बी इशू इन एवरी इलेक्शन? नहीं, देखिए, ये इस पे थोड़ा सा, चूंकि मैं पहले राजनीति में नहीं था, तब तक मैं भी इसी प्रकार की मेरा भी विचार था जैसा आपका है। अब मेरा विचार थोड़ा सा बदला है। Because you want to vote of them. नहीं, नहीं, इसको नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब मैंने कई लोगों का मर्म जाना, उन लोगों के दिल से मैंने जब जुड़ा, तो मैंने ये जाना कि ना तो उनके अंदर कैलिबर की कमी है, ना बुद्धि की कमी है, कुछ उनके समय और नक्षत्रों का फेर कह लिए, या किस कारण से उनके पास मुकदमा नहीं आ रहा है। मिल रहा है उनको। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास मुकदमा नहीं आ रहा है, वो कोशिश कर रहा है, और कैलिबर भी है उसके अंदर, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, और वो उस बेचारे के पास अगर मुकदमा नहीं आ रहा तो उसमें उसकी कमी क्या है? आप उसको कैसे कह सकते हैं? वो अपने प्रयास में तो लगा हुआ है। हो सकता है उसका प्रयास आज नहीं, 4 दिन बाद सफल हो। आज आप उसको एकदम से इलेक्शन के दौरान आप लोग ड्यूज जमा करते हैं, अधिवक्ताओं को खुद को नहीं जमा करते कि आपकी जब अकाउंट के बाद? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा होता है जब संबंध होते हैं तो अपने, अब जैसे मैं आज से नहीं, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, और जब मेरे पास जूनियर आ गए थे, मैं अपने सारे जूनियरों का खुद जमा करता था। मैंने अपने कभी जूनियर से नहीं जमा करवाया। तो अब ये, इसको अगर ये माना जाए, तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ता था, और मैं उन लोगों से ये कहता था कि भैया मैं तुम्हारा ड्यूज जमा कर रहा हूँ, बीइंग अ सीनियर, ये मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद और तुमको मैं स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ, मैं किसी का तुमको नाम नहीं ले रहा हूँ कि तुम इसको वोट दो, उसको वोट दो। तुम स्वतंत्र हो अपना निर्णय लेने में, और वो लोग अपने हिसाब से करते भी थे। अच्छा सर, हाई कोर्ट में एक समस्या लिस्टिंग की आती है, लिस्ट से उतरा हुआ मुकदमा पता नहीं कब, और लिस्टिंग पर लगवाने के लिए सुना जाता है कि बहुत पैसे लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, और इस समय मई के बाद से ये समझ लीजिए कि कोड़ की तरह से समस्या आ चुकी है। हम लोग का इस समय जवाबदेही मुश्किल हो गई है अपने मुवक्किलों को, क्योंकि हर अदालत का अलग अलग सिस्टम हो चुका है। कुछ अदालतें तारीख लगाती हैं, कुछ अदालतें तारीख नहीं लगाती हैं, और बिना अदालतों के तारीख लगाए आपका मुकदमा, पहले हम लोग ऑफिस में पैरवी कर दिया करते तो आ जाता था हमारा, प्रेस लिस्ट करवाना पड़ता है। अब तो अरे, अब हमें तारीख नहीं लगाए तो हमारा फ्रेश केस आप समझिए कि 6-6 महीना तक कोर्ट में आता रहता है, टंगता रहता है, और उनको ये कभी कभी कुछ अधिवक्ताओं द्वारा ये कहा जाता है कि जो ऑफिस है, कोर्ट ऑफिस है, वहां से प्रॉब्लम हो जाती है। इस समय कोर्ट ऑफिस का भी कुछ नहीं चल पा रहा है। ये एक NIC सिस्टम बनाया गया है जो पूर्णतः फेल है। और उस तो महासचिव होने के बाद व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप फॉर रिजॉल्विंग दिस? देखिए, इसको या तो NIC की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए, प्रणाली ही बंद हो जाए। नहीं तो अगर वो नहीं बंद कर पा रहे, मान लीजिए, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि NIC का कुछ बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हो सकता है वो बंद ना कर सकें। आप एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, सिर्फ क्या कि आप मुकदमों में पहले सीरियल नंबर और ईयर वाइज जो ओल्डेस्ट हो वो ऊपर आए, उसके बाद नीचे आए, और एक नियम बना दीजिए कि हर कोर्ट अगर वो फ्रेश और अनलिस्टेड दोनों उसके आए, तो 1 बजे तक वो फ्रेश सुने, 2 बजे से अनलिस्टेड सुने, जितना सुन पाए। किसी के ऊपर कोई दबाव मत डालिए। हमें ये मालूम रहेगा कि अच्छा, हमारा ये मुकदमा
फ्रेश लिस्ट में 105 नंबर पे है और वो कोर्ट 1 बजे तक में सिर्फ 70 केस सुन पाती है। ठीक है, आज हमारा नहीं आना है। पहले सर होता था कि अगर एक ही कोर्ट, मतलब एक समय पर आपका 2 कोर्ट में केस है तो एक जज थोड़ा रिलीफ लेता, तब सुना कैसा नहीं हो पाता। अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। आज जो है हमारे माननीय लोग जो स्वयं एक ही कोर्ट में बैठे रहते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक अधिवक्ता एक कोर्ट से काम, एक मुकदमे से उसका काम नहीं चलेगा पर डे में, और एक टाइम पे 2 जगह जा नहीं सकता। और अगर उसने 2 मुकदमे दाखिल कर दिए हैं और उसके दो अलग अलग कोर्टों में मुकदमे आ गए हैं और दोनों का एक साथ नंबर आ रहा है, तो उसके लिए तो इतना कंसीडर करना तो इन लोगों को मानवीयता के नाते भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे 4 मुकदमे नहीं करेगा तो वो बेचारा खाएगा कैसे। तो महासचिव अगर आप बनते हैं तो क्या इस पर आप ये सारी समस्याएं जो मैं आपसे जिस पर डिस्कशन कर रहा हूं, इन सारी समस्याओं को मैं मतलब कर पाऊंगा, एकदम बहुत बड़ा बदलाव ला दूंगा, ब्रह्मांड बदल दूंगा। हो सकता है ये मैं ना कह पाऊं क्योंकि मेरी आदत में कभी, लेकिन आप लोगों को मेरा प्रयास अगर ना दिखे और आप लोगों को ये इसमें 3 महीने के अंदर आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना, नेक्स्ट ईयर वुड बी अगेन इलेक्शन। अगेन इलेक्शन, मैं मुझसे लोग कहेंगे कि आप ये नहीं कर पा रहे और मैं अपनी नाकामी को मानते हुए मैं आगे निर्णय भी ले लूंगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, मैं थोड़ा सा बेंच के बारे में बात करना चाह रहा था। कभी कभी होता क्या है, सेम केस, सेम मतलब एक बेंच जो है उस पर जमानत देती है, सेम आधार, सेम ग्राउंड, दूसरा नहीं देती है। इवन ये स्वविवेक का अधिकार, इवन ये बेल में भी हो गया है, ये 482 क्रिमिनल रिविजन्स, इवन सिविल केसेस, सब में ये हो गया है। न्याय के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल है। पता लगा एक ही अवधारणा पर आप इनकार कर रहे हो, एक ही अवधारणा पर अगला कर रहा है। देखिए इसके लिए हमेशा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट ऐसे दिए हैं जिसमें ये उन्होंने कहा है कि ये न्यायिक वो है, अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। कि अगर एक ही फुटिंग पर 2 मुकदमे हैं तो वो दोनों मुकदमों में एक जैसा निर्णय आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे माननीय न्यायाधीश महोदय लोग, वो लोग इस बात का सम्मान करते हैं, किसी उनके ही ब्रदर जज ने उनको कोई ऑर्डर दिया है तो वो देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो अपने आप को वो न्यायमूर्ति क्या समझ बन गए, उनको क्या हमें चलिए बहरहाल हमारा ये कहने का मतलब है कि आपको नहीं लगता कि आज गरीबों के लिए न्याय बचा नहीं है? देखिए ये तो होता जा रहा है, ये तो होता जा रहा है। ये बहुत यही सारी समस्याएं हो गई है कि गरीब व्यक्ति के लिए वो अपनी क्षमता के हिसाब से एक छोटा वकील करता है, और यहाँ पर स्थिति ये आती जा रही है कि अगर कोई बड़ा वकील नहीं खड़ा हो रहा है तो हम जैसे जूनियरों का यहाँ पर पूछ ही नहीं रह गई है। हम लोग अनवांटेड माना जाता है। लोग जूनियरों की बात नहीं सुनते। आप ये जान लीजिए कि जो आजकल स्थिति चल रही है वो इससे ये लग रहा है कि इस पहले एक समय हम लोग जब इंटर किए थे आज से 25 वर्ष पहले, तो उस समय ये कहा जाता था कि एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में जो मतलब परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, जो दृश्य दिखाया जा रहा है, उससे ये होता है कि माननीय न्यायमूर्तिगण सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद उनके जो ऑफिस कोर्ट में जो रहने वाले पेशकार वगैरह है वो दूसरे नंबर पे, फिर उनके ऑफिस के लोग तीसरे नंबर पे, और सबसे गया गुजरा सबसे अनवांटेड व्यक्ति पूरे हाई कोर्ट एडवोकेट और उनका मुंशी है। मतलब वो यहाँ पर आना नहीं चाहिए, उसने दाखिल कर दिया, वो घर बैठे हमें जो हमें ऑर्डर करना होगा अपने मन से कर देंगे। यहाँ ये इस तरह से, हालांकि सब नहीं कर रहे, फिर मैं कहूंगा देखिए हर जैसे वकीलों में 12,000 वकील अगर हैं तो उसमें 1,000-1,500 ऐसे होंगे जो उद्दंड होंगे, मैं मान लेता हूं। मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ सर। स्ट्राइक आप लोगों का अच्छा हथियार है, अक्सर कर देते हैं। क्या मजबूरी वजह होती है या कोई हक लेने की बात होती है? बात हक की नहीं होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, मान लीजिए हम कई बार रिक्वेस्ट कर लिया हमने, नहीं मान लीजिए हमें तो हमारा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे तो बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट होती है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की होती है, क्योंकि वही इस पूरे हाईकोर्ट के कस्टोडियन है, वो हमारे भी और अधिवक्ताओं के भी कस्टोडियन है। तो अगर हम उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं, हम उनसे कोई प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप इसमें कुछ इस प्रकार का बदलाव लाइए, कुछ इस तरह का लाइए, उनको हमारी बात सुननी चाहिए।
हमारी बात अतार्किक हो, हमारी बात आधारहीन हो, हमारी बात एकदम विधि विपरीत हो तो भले ही ना मानिए, लेकिन अगर हम बात कह रहे हैं कुछ इजीनेस की तो आप उसको कंसीडर करिए ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ओल्डेस्ट मुकदमा पहले आएगा और उसके बाद न्यूअर मुकदमे आएंगे, अगर ये प्रक्रिया चालू कर दी जाए, ये सिस्टम चालू, ये LIC कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है ना, उसमें अगर आपने ऐसे प्रोग्रामिंग कर दी कि जो भी ओल्डेस्ट होगा वो ऊपर आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? आप करिए इसको, प्रोग्राम है अपने आप, ये प्रोग्राम है अपने आप आ जाएगा। ये आप ऐसी प्रोग्रामिंग ला दीजिए, सॉफ्टवेयर लाइए, डेवलप करवा लीजिए NIC। सही बात है सर। न्याय में देरी की वजह आप क्या मानते हैं? कहा जाता है कभी कभी कि न्याय देर से मिलता है वो अन्याय होता है, और कभी कभी इसका उल्टा भी कहा जाता है कि जल्दी न्याय मिलता है तो वो अन्याय के बराबर हो जाता है। नहीं, देखिए दोनों ही बातें अपनी जगह पे पूरी तरह से सही नहीं है। देरी अन्याय का कारण, मतलब देरी हो गई तो अन्याय हो गया, ये भी सही नहीं है, और जल्दी हो रहा है तो अन्याय हो रहा है, ये भी सही नहीं है। दोनों ही बातों में कुछ हद तक सही बात है, कुछ हद तक गलत बात है। बहुत सारे न्यायमूर्तिगण बहुत कम में सारी बातें समझ जाते हैं और आदेश पारित कर देते हैं। कुछ लोग बात को पूरी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हर मुकदमे का अलग अलग वो है, नेचर है, उसके फैक्ट्स हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं। जब तक आप अंदर उतर करके उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उसमें न्याय नहीं कर पाएंगे। और एक देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी खराब प्रक्रिया है जिसको बदला जाना चाहिए, जो कोर्टों का टाइम लेती है। वो ये है कि जैसे एक बार सुनवाई हुई किसी मुकदमे की, माननीय न्यायालय ने उसमें इशू नोटिस कर दिया, काउंटर कॉल कर लिया, काउंटर रिजेंडर होना है, फिर वो दोबारा कोर्ट के अंदर क्यों लगे? वहां खड़े होकर के कोर्टों में बस माय लॉर्ड 2 हफ्ते का काउंटर का टाइम, माय लॉर्ड इन्होंने अभी तक काउंटर नहीं दिया है, इनको नो मोर कर दीजिए, यही सब बातों पे टाइम वेस्ट होता है। क्या ऐसी प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है कि आपने फ्रेश मुकदमा दाखिल किया, इशू नोटिस हुआ, उसके बाद नीचे ऑफिस में रहे, वहां 3 बार का टाइम दिया जाए काउंटर दाखिल करने का, 3 बार का टाइम दिया जाए रिजेंडर दाखिल करने का। जब ये सब दाखिल हो जाए तो रिपोर्ट लग करके ऊपर कोर्ट में आ जाएगी फाइनल रीडिंग। देखिए यू आर गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द जनरल सेक्रेटरी जी, तो अब मेरा सवाल जो है चुनाव से भी संबंधित होना चाहिए। तो मैं तो चुनाव को बहुत कवर करता हूँ बहुत सालों से। जब एक कंदक नारायण मिश्रा साहब थे तो मैं उनके ज़माने, उसके पहले से मैं बार एसोसिएशन के इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। हर साल मुद्दा आता है कि चैम्बर होना चाहिए, हेल्थ इशू वकीलों के लिए बढ़िया होना चाहिए, जूनियर अधिवक्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी भी बहुत अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं मिला है। हाई कोर्ट का एक अपना कोई अस्पताल नहीं है बार एसोसिएशन का अधिवक्ताओं के लिए, है ना। तो सर सामूहिक बीमा नहीं है, जीवन बीमा नहीं है। तो सर इस पर जो है आपसे कोई नया वादा करेंगे? जो नहीं, वादा नहीं करेंगे। देखिए पहली बात तो चैम्बर की समस्या की बात जहाँ तक है, तो वो तो ईश्वर और हमारे पहले वाले मुख्य न्यायाधीश और हमारे सरकार के प्रयासों से अब ये स्थिति आने जा रही है कि अब कोई भी अधिवक्ता चैम्बरहीन नहीं रहेगा। और उम्मीद ऐसा है कि 2023 के लास्ट में या 24 में सबको चैम्बर का अलॉटमेंट हो जाएगा। अच्छा, जो रजिस्टर्ड है वहाँ उसको, जो रजिस्टर्ड है वो उसको चैम्बर मिल जाएगा। ये सारे जो चैम्बर्स अलॉटेड है, सीटें अलॉटेड है, ये सारी खत्म कर दी जाएंगी जैसा कि सुनने में आ रहा है। अभी मैं ऑथेंटिक नहीं मेरे लिए, लेकिन फिर भी जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत पर्याप्त जगह बन गई जा रही है चैम्बर की। दूसरी बात, जो जूनियर अधिवक्ता के आप उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक आपने बीच में बात किया जनरल इंश्योरेंस की, जी सामूहिक, थोड़ा सा यहाँ यही दिक्कत है ना कि यहाँ पर लोग जब चार्ज ले लेते हैं किसी पद का, तो उसके बाद वो निष्क्रियता में पहुंच जाते हैं। ये जो सबसे बड़ा हमने देखा, उनके पास लोगों के लिए करने के बजाय सिर्फ अपना पेट, अपनी जेब भरने का। तो लगता है पदाधिकारी, मैं इस पर एक मेरे पास सवाल है। हर इलेक्शन में जो भी इलेक्शन लड़ता है 20 से 50 लाख, कुछ लोग तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आखिर इसकी रिकवरी कहाँ से? देखिए ये सब प्रक्रिया के तहत हो चुका है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि अगर वो 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, सपोज करिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 50 लाख 1 करोड़ खर्चा किया है तो निश्चित रूप से वो उनको मिल जाएगा उससे वापसी। लेकिन क्या इसके कारण से आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप लग जाइए क्योंकि आप चुने गए थे, आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, आप लोगों के लिए भी कुछ करने की सोचेंगे नहीं? निष्क्रियता में एकदम पहुंच जाएगी। जो जीत गया उसकी तो रिकवरी हो जाएगी,
जो नहीं जीता उसकी रिकवरी कैसे होती है? तो उसकी रिकवरी के लिए वो तो सक्रिय हो रहे ना, वो भी निष्क्रिय हो जाता है। मैं लोगों को ये लगता है, जैसा कि एक सामान्य परिकल्पना हमेशा बनी है अधिवक्ताओं के बीच में, सबके लिए बनती है, हमारे लिए भी बनी होगी, कि ये लोग कमाई के लिए जाते हैं। मैं औरों के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा लड़ने का जो उद्देश्य आया वो यही आया जब मेरे गुरु को उन्होंने पब्लिक ने डिस्कार्ड कर दिया, पब्लिक ने नहीं माना, और ये तो इसको उनका विरोधी भी मानेगा कि उन्होंने हमेशा बार के अच्छे के लिए ही सोचा, जब भी सोचा। तो उन्होंने मुझसे ही कहा, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि विक्रांत, मुझे लोग नहीं पसंद करना है, हो सकता है तुमको पसंद करें, तुम एक बार इसमें उतरो और अगर जीतो तो इसमें तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। वाई जनरल सेक्रेटरी, वाई नॉट फॉर द प्रेसिडेंट? नहीं देखिए, अब वो अब उसके बारे में आप मत कहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जिस लायक समझता हूँ मैं उसी पे लड़ूंगा। अच्छा सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार जो इलेक्शन होगा बार एसोसिएशन का, क्या मुद्दा होगा? देखिए, हम लोग 1 वर्ष हो रहे हैं लगभग, हम लोग बहुत परेशान हैं अपने आप एक बात समझिए थोड़ा सा, एक अधिवक्ता के लिए अगर उसका हाई कोर्ट में 10 से 4 उसका बहुत आसानी से बीता, हम ये नहीं मांगते हैं कि आप हमसे वो हमारे पक्ष में ही ऑर्डर सारे करें, आप हमें प्रॉपरली सुन लें, माननीय हमारे साथ कोर्ट भरी कोर्ट में बदतमीजी ना करें। आजकल ये तक चल गया है, मिसबिहेव होता है हम लोग के साथ। एक आध माननीय है जो आपने अगर गए, आपने अपने सिर्फ किसी वाकई में बोनाफाइड रीजन से आपने आज के लिए अगर पास ओवर कराने की बात कर दी है, तो उनके ऊपर कॉस्ट वकीलों के ऊपर इम्पोज की जा रही है। ये मनमानापन नहीं है। अरे किसी को बीमार होने का हक नहीं है। हम भी, हमारा भी शरीर है। आपको जिस दिन, उसके अलावा हमारे यहाँ 10 बजे से समय है, आप बिना नोटिस दिए आप 12 बजे बैठेंगे, चलो बैठो आप, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आप अगर 10 के बजाय 10:30 बजे से बैठ रहे हैं, आप नोटिस बाहर लगा दीजिए कि मैनेज करें। हाँ। अच्छा, आप 12 बजे बैठ रहे हैं, चलिए बैठिए आप, हम इसमें भी बिल्कुल नहीं कभी मना करेंगे। लेकिन वो जब 12 बजे बैठते हैं तो वो 2 बजे तक बैठते हैं। अब आप इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। हम तो सवेरे वहां 9:45 बजे पहुंचे हुए हैं। 1 बजे तक हमने सोचा था कि हम सारे काम अपने कर लेंगे, पहले हाफ का, उसके बाद एक चाय तो पी लेंगे, अपने आप को रिफ्रेश तो कर लेंगे। हम दिन भर झंझा बातों से अब भी घूम रहे हैं। आप जो है, आपके हमारा मुकदमा लग गया, अब आपके हैरेसमेंट के कारण हम 1 से 2 हम नहीं निकल पाए, और 2 बजे से फिर हमें कोर्ट में रहना है। हम कब अपना एक चाय, और हम लोग टॉयलेट तक जाने के लिए तरस जाते हैं कि कुछ माननीय होगा कहीं आने जाए, वहां पर हमारी अगर संभावना लग रही तो हम इसी कोर्ट के सामने हम खड़े रहेंगे। तो ये सब समस्याएं जो 10 से 4 की हैं, अगर ये थोड़ा सा इसमें अगर इजी हो जाए ना, तो अधिवक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है। आप खारिज करते रहो, कोई समस्या नहीं है। ना आप हमारे साथ मिसबिहेव करो भरी कोर्ट में, ना आप अपनी मनमानी करो। हर कोर्ट का एक नया सिस्टम आ गया है। कहीं एप्लीकेशन सवेरे 10 बजे लेंगे, कोई 1 बजे लेगा, कोई 2 बजे लेगा। ये बेंच की समस्या है और इसको कार्यकारिणी को जुट के सही कराना चाहिए। बिल्कुल, उनको कहना चाहिए। और वो अच्छा सर, एक चीज बताइए, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हमने सुना कि आजकल तो डेथ क्लेम है और कैशलेस व्यवस्था है हॉस्पिटलों में, तो ये कितना कार्यकारी है, मतलब कितना जो है कार्य कर रहा है? ये करना चाहिए। सिस्टम कितना काम कर रहा है? ये अभी तक तो कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसे क्यों? राधाकांत ओझा जी ने तो बताया कि उन्होंने पिछली कार्यकारिणी को कितना जो है डेथ क्लेम दिया है, पिछली कार्यकारिणी। देखिए, डेथ क्लेम दे देना, डेथ क्लेम में यानी कि आप किसी के मरने का ही इंतजार कर रहे हैं सीधे। उसके पहले दिया नहीं जा सकता है। अच्छी चिकित्सा का भी तो इंतजाम किया जा सकता है, किसी के मरने का ही इंतजार क्यों किया जाए? नहीं, वो डेथ क्लेम तो उसके पहले नहीं दिया जा सकता। आप ये मानते हैं कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए बार एसोसिएशन? बार एसोसिएशन का अगर हॉस्पिटल नहीं भी है तो यहाँ बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, और वो आतुर रहेंगे अगर आप उनसे अपना टाई अप करना चाहते हैं। अक्सर तो अधिवक्ता लोग मारपीट कर लेते हैं हॉस्पिटलों में। ये हम लोग की कमी है, ये जो है इस पर जो है हम लोग की कमी है। तो ऐसे इसी के लिए देखिए, संवाद करके हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, कोई भी भर्ती हो सकता है जी, किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी डॉक्टर जो है ऐसा नहीं करता है कि वो जानबूझ के अपने पेशेंट को परेशान करे। देखिए, जब मैं आपसे अभी मैंने बेंच के बारे में कहा, तो मैंने यही कहा ना कि अधिकतर जज जो है अच्छे हैं, कुछ एक गड़बड़ है। इसी तरीके से अधिवक्ताओं में 12,000 में सारे गड़बड़ नहीं है, 1000 के आसपास मान लीजिए गड़बड़ होंगे। प्रोफेशनल एथिक्स पर कभी कभी सवाल उठते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है, अभी अधिवक्ताओं में उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो
डिग्री लेना भर से उनको हाँ, सब कुछ उनका नहीं आता प्रोफेशनल एथिक है क्या? है क्या। वो उन्होंने डिग्री ली, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद उन्होंने मान लिया कि जमीन नाउ खरीद रहे हैं। above the law। और विवादित जमीनें उसी क्लाइंट से खरीद ले रहे हैं। हाँ, हाँ। यहाँ तक कि अच्छी से मिल जा रहे हैं। इन सबका देखिए ये इससे गंदा नहीं हो रहा है ये है, लेकिन ये संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है, और उनके अपवादों के कारण आप पूरे एक नियम नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपके क्या प्रोग्राम होंगे? महासचिव का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आप वकीलों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या करेंगे? और जीतने के कंडीशन में लग रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखिए, जीतना हारना तो जी साथियों के हाथ में निर्भर करता है। साथी अधिवक्ता जो हैं किसको आप अपने कंप्यूटर मानते हैं, अखिलेश जी को या प्रशांत को या LLT को, नन्हेलाल त्रिपाठी को? देखिए, ये मैं तो चूंकि 4 चुनाव लड़ करके बहुत करीब से लड़ा हूँ, बहुत मेहनत से लड़ा हूँ। मैंने ये देखा है कि समीकरण आप पूरे साल भर बदलते रहते हैं और अंतिम दिन एकदम बदल जाते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में अभी ये कह पाना कि मैं जीत रहा हूँ या मेरा कोई एक कंपटीटर है, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात है, क्योंकि जब चुनाव होगा उस समय तक परिस्थितियां क्या से क्या मोड़ ले लें कुछ पता नहीं। सर, मेरे 2 सवाल और हैं आपसे, बहुत ज्यादा समय ले लिया कोई आपका। बात नहीं। पहला तो ये है कि वादकारियों की चिंता कोई नहीं करता है। आखिर कारकांडी को जो बेचारे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इसीलिए वो बंटवारे की मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट की एक अलग बेंच कर दी जाए कहीं, ताकि हमको परेशानी ना झेलनी पड़े। क्या ये बार से ही संबंधित होता है, क्लाइंट होते हैं, क्या बार को वादकारियों की सुविधा के लिए कदम नहीं उठानी चाहिए? बात देखिए, इसमें बहुत सारा वो है, बातें हैं। एक्चुअली वादकारी और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम है। इसमें ज्यादातर जिला अधिवक्ता संघ के, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उनके वकील मीडिएटर हो जाते हैं, करने लग जाते हैं। वो वहां पर उनसे क्या बता रहे हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे वकीलों को देखा है कि भाई उन्होंने आपसे क्या बताया, वहां के वकील साहब ने, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है और ये मैंने उनसे भी बता रखा है। वो लोग वहां छुपा करके केस का, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमें लगता है कि केस में एकदम नहीं है, हम बता देते हैं, लेकिन वो वहां गारंटी लेकर तो पैसा ले लेते हैं। और वो क्लाइंट ये समझता है कि यहाँ के वकील ये कर रहे हैं, तो फिर वो चेंज भी कर देते होंगे भाई। वो फिर अरे सर, हमने तो देखा कुछ लोग खड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी संख्या बहुत कम है, इन पर लगाम लगाई जा सकती है बहुत ही छोटे प्रयासों से, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। चलिए, तो सर आप एक चीज और बताइए कि आपको नहीं लगता कि कारखाने का समय जो है वो 1 साल बहुत कम होता है? 6 महीना तो काम समझने में लग जाता है, 1 महीने में आदमी क्या करे? क्या 2 साल तो नहीं होना चाहिए? देखिए, अब इस पे एक बात ये भी हो सकती है ना कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तब तो उसके लिए समय कम हो गया है और हमको ये मानना पड़ेगा कि इसको और बढ़ना चाहिए था। लेकिन कोई व्यक्ति जब बहुत ही खराब है तो वो 1 साल कटना मुश्किल हो जाता है। अगर हमने उससे ज्यादा दे दिया तो हम तो अपना सर पीट लेंगे सब लोग, फिर हमें कहाँ से लंबे समय के लिए। सर, अक्सर अधिवक्ता लोग कहते हैं कि बाहर के धन में जो है दुरुपयोग हो रहा है, बाहर के धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इसका ऑडिट नहीं होता है? नहीं, ऑडिट अब होता होगा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। सर, जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तब तो मैं देखूंगा, लेकिन ये तो मैंने भी सुना है कि बहुत इसका दुरुपयोग होता है। ये अपने परिचितों को जो है मेडिक्लेम दिला दिया गया, पता नहीं फर्जी लिस्ट बनाई। देखिए, इस सब का एक सिस्टम बना दिया जाए ना, तो कभी इसका जो क्राइटेरिया में जो सिस्टम में फिट बैठे वो उसका लाभ ले, जो नहीं फिट बैठ रहा है वो नहीं लाभ मिलेगा। उसमें अपना परिचित है कि अपरिचित है, इससे कोई मतलब नहीं है। आदमी को फैसले लेते समय थोड़ा सा सख्त निर्णय भी लेना चाहिए। चलिए विक्रांत जी, आप अंत में जो है अधिवक्ताओं को जो है क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लोग सब लोग एक बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। हमारा ही अकेला एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डबल ग्रेजुएशन करके लोग आते हैं, एकमात्र प्रोफेशन है ये पूरे भारतवर्ष में। तो हम लोगों को निश्चित रूप से सभी चीजों को सोचने और समझने के लिए अपनी सोच को ज्यादा विकसित करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोग क्षुद्र बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत क्षुद्र मानसिकता के साथ किसी भी चीज पर निर्णय लें। और मैं उसमें अपने चुनाव को भी इंक्लूड कर रहा हूं कि मेरी उम्मीदवारी को
जज करते समय भी वो उस क्षुद्र मानसिकता की जगह पे अपने दिमाग को ऊंचा करके उसके बारे में सोचे। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नेता एडवोकेट विक्रांत पांडे जी थे, जो महासचिव का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। आपने कहा कि बार और बेंच में सामंजस्य ज़्यादा ही जरूरी है और कुछ अधिवक्ताओं को अपने प्रोफेशनल एथिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोगों की संख्या है और जो संशोधन हो रहे थे उसमें केवल यही इनका विरोध था कि जनरल हाउस की मीटिंग बुलाकर उसमें जो है विवाद बात को रखनी चाहिए थी और डिबेट के बाद इसको पास होना चाहिए था। आगे भी हम आपको विक्रांत पांडे जी से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की जगह, देखते रहिए मनोज तिवारी।